जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। ऑनलाइन वालों को आवाज, स्क्रीन और कैमरा तीनों चीजें क्लियर है? बेहतरीन हो गया। एक हल्का टेस्ट दिया आप लोगों ने, देखते साथ ही आपने कहा ये कोई टेस्ट है, छोड़ दिया। टेस्ट किया, लिखते गए लिखते गए लिखते गए। किसी के पास टेस्ट अगर फिजिकल में पड़ा हुआ है तो टेस्ट में देखने वाली चीज सिर्फ एमसीक्यूज थे, ठीक है। उसके अलावा जो है शायर ने पूरा कुछ ही पूछ डाला। लिस्ट डाउन एंड डिस्क्राइब ब्रीफली द वेरियस टाइप ऑफ लॉज दैट मे अफेक्ट बिजनेसेस, ठीक है। तो वो जो जो आपके दिल में आता जाए, कंपटीशन, नौकरी, फलाना फलाना, पार्टनरशिप। लेकिन पहला बड़ा अहम सवाल है, लीगल सिस्टम ऑफ कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिजनेसेस। Describe the various ways in which the law regulate business practices, define business policies and rights. टेक्निकली इस चैप्टर में सवाल यही बनता है, ये जो पहला सवाल है। दूसरा तो या आप देखें कि किताब ने सिर्फ जबरदस्ती चैप्टर बढ़ाने के लिए क्या किया है कि बस आपको याद कराना शुरू कर दिया कि फलाना चीज पे भी लॉ होता है, फलाना पे भी लॉ होता है। असल में इन चैप्टर्स का असल मकसद होना चाहिए था कि इन चीजों का बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या होता है, पॉलिटिक्स का बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होता है, सोशल फैक्टर्स का क्या इम्पैक्ट होता है, लीगल फैक्टर्स का क्या इम्पैक्ट होता है। तो इन चैप्टर्स में जब भी वो बात नजर आए ना कि इम्पैक्ट क्या है बिजनेस पे, वो चीज हमने ध्यान में रखनी है। उसके अलावा जब वो उसको बस एक्सप्लेन ही करते जा रहे होते हैं कि जी ये इस चीज को कहते हैं, एज ग्रुप फलाना चीज को कहते हैं, एथनिसिटी फलाना को कहते हैं, जेंडर इस चीज का नाम है, फलाना इस चीज का नाम है, तो वो हमें वो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। अल्टीमेटली जो काम की चीज है वो ये है कि हमने इन सारे चैप्टर्स में ये देखना है कि इन फैक्टर्स का बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट क्या है। तो पहले में बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पूछा है कि बताएं बिजनेस जो लॉ है वो बिजनेस को किस तरह से शेप कर रहे हैं। अपनी मर्जी है, क्योंकि हम लोगों ने कोई वो थ्योरी तो है नहीं जिसको रटा मारना है, तो आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। किताब में आपको एक लिस्ट मिल जाती है बहरहाल कि हाँ भाई दीज आर द थिंग्स जो कि हम देख रहे होते हैं, या हम कहते हैं कि लॉ किस तरह से अफेक्ट करते हैं। तो हमने कहा कि डिफरेंट वेज हैं और एक छोटी सी लिस्ट हमने किताब में भी देखी थी। तो कहने का मतलब है कि बाकी चीजों को सरसरी पढ़ना है। ये चैप्टर 1 से 5 तक मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आईकेप ने थोड़ा सा उसको खींचा है। और हम रादर देन कि मैं आपको 1.5-2 हफ्ते में 5 चैप्टर कराता, मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि इनको हम तसल्ली से करते जाए, ताकि आप ये ना कहेंगे जी वो सर ने गैर जरूरी कह के सर से उतार दिया। हम हफ्ते में एक कर रहे हैं, इन चैप्टर्स की ये बर्थ नहीं है कि इनको हफ्ते में भी किया जाए, ठीक है। ये हफ्ते में 2 या 3 होने चाहिए जिस तरह के चैप्टर्स हैं, लेकिन स्टिल मतलब हम इनको एक सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं ताकि आप ये ना कहेंगे सर हम तो जरा स्लो रफ्तार आदमी थे और साथ में हमने वो करना था मैनेजरियल पोर्शन, वो जो फाइनेंस पोर्शन है उसके अंदर ऑप्शन, स्वैप्शन और करेंसी फ्लक्चुएशन। आजकल तो आप वो कर रहे होंगे ना कि बाय कितने पे करना है, सेल कितने पे करना है, बाय का क्या रेट होगा, इंटरेस्ट पे पहुंच गया। अस्तगफिरुल्लाह, शुक्र है मैंने सुना नहीं सही से, तो मेरे कान गुनाहगार हो जाते हैं। आपने इंटरेस्ट बोला, आज वैसे मैंने भी इंटरेस्ट के ऊपर डिस्कशन करनी है। थर्ड एमसीक्यू ऐसा है जिसने लोगों को परेशान किया, अल्लाह खैर करे, कोई पता नहीं हमें भी परेशान कर जाए, क्योंकि एमसीक्यू में ना ज्यादा सोचें तो जवाब कुछ और निकलता है, कम सोचें तो जवाब कुछ और निकलता है। एक दो बच्चों ने इधर भी नहीं, एक बच्चे ने थर्ड एमसीक्यू की बात की। एक खातून ने एक मैसेज किया, आप अगर यही बात मुझे ईमेल पे लिख देना तो मैं आपको तसल्ली से जवाब दे दूं, इस टाइम पे जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जी
गर्ल्स और सीए और जॉब वगैरह के हवाले से, तो वो फायदा कोई नहीं। सामने जो है वो सारे जो है वो मेल स्टूडेंट बैठे हुए हैं और लाइव ऑडियंस में मुश्किल से 1-2 इस वक्त फीमेल्स हैं। तो इसलिए आप अगर ये ईमेल कर दे, ईमेल एड्रेस मेरा आप लोगों के पास होता है, किताब के टॉप पे भी दिया हुआ होता है, sayyedatifafri@gmail, तो मैं तसल्ली से आपको जवाब दे सकूंगा सारे पर्सपेक्टिव से। इस टाइम पे मैं एक पर्सपेक्टिव बताऊंगा तो सामने वालों को नहीं समझ आएगा, इनको समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक हो जी जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप लोगों के काम का सवाल ही नहीं है, तो जिसका सवाल है उसको ठीक है। तो अगेन मैं वही कह रहा हूँ ना, जब आपके काम का सवाल ही नहीं है, तो वो जब आपकी वो डायमेंशन ही नहीं है, देखिए ना, हर किसी का अपना एक फ्रेम ऑफ माइंड है ना, अपनी एक दुनिया है, तो आपको उस सवाल और जवाब से ऐसा कोई लेना देना है ही नहीं, ऐसे ही मालूमात के लिए। जी, असल में खवातीन के जॉब्स पे जो चैलेंजेस है वो चीज आपको समझ ही नहीं आनी। ठीक है, क्यों नहीं आएगी? हाँ, हम भी बड़ा अक्सर खवातीन के आसपास ही होते हैं। ठीक है, हम तो दिन भर जो है वो खवातीन को ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो हमें समझ आ जाएगी। खुदा का खौफ, शर्म कर। जी, तो असल में बात ये, देखें, अगर मैं इसका ऑनेस्ट जवाब दूंगा ना तो उसमें कुछ खतरनाक बातें नहीं, तो इसलिए पब्लिकली उसका जवाब मुनासिब नहीं है। मैं ईमेल पर राइटिंग में लिख दूंगा कि कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो यही एहतियात करनी चाहिए। तो आप लोगों ने मतलब उसमें सिर्फ ऐਵੇਂ बैठ के बस बातें करनी है। इन सम कंट्रीज, कुछ ममालिक में employees are required by law to provide a safe workplace for their employers are required by law to provide a safe workplace for their employees। कुछ मुल्कों में लॉ ये कहता है कि जी आपने सेफ वर्कप्लेस देनी है। A safe workplace is one where employees are not exposed to unreasonable physical dangers or unreasonable risk to health. In some countries, this also means a place of work where employees are not subject to discrimination or bullying। ठीक है, यहाँ तक सवाल समझ आ रहा है कि जाहिर है कुछ खतरनाक सिचुएशन है तो आपको सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देनी है, फिजिकल डैमेज ना हो। जैसे आपको याद होगा मैंने कहा था कि एक बिल्डिंग के बाहर अगर एक बंदा पेंट कर रहा है बहुत ही ऊंची हाइट वाली, तो ऑब्वियसली उसके इर्द गिर्द पूरे सिक्योरिटी मेजर्स और वो सारी चीजें होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि एम्प्लॉय जो है उनको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, उनका मजाक ना उड़ाया जाए, उनको तंग ना किया जाए। रिस्क टू हेल्थ एंड सेफ्टी शुड बी रिव्यूड रेगुलरली बाय मींस ऑफ, हेल्थ और सेफ्टी के जो रिस्क है उनको रेगुलरली रिव्यू करते रहना चाहिए बाय मींस ऑफ लीगल रिस्क असेसमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्क असेसमेंट, इनफॉर्मल रिस्क असेसमेंट, फॉर्मल रिस्क असेसमेंट। अब अगेन ये थ्रू आउट जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा था वो लीगल चल रहा था, यानी कि वो ऊपर जो डिस्कशन कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी लॉ जो है वो अक्सर इस तरह से कहता है, लॉ इस तरह से कहता है और लॉ इस तरह से कहता है। तो हेल्थ और सेफ्टी की जो रिस्क है उनको रिव्यू करना चाहिए गिवन इंफॉर्मेशन की बेस पे, तो लीगल एस्पेक्ट से रिव्यू करना चाहिए। अदरवाइज ये है कि जितने भी रिस्क हैं इंसानों के, उनको हम सोशल एस्पेक्ट से भी रिव्यू कर रहे होते हैं कि लोग पसंद ही नहीं करेंगे ऐसी जॉब में जाना जिस जॉब में वो सेफ ना हो। तो ऐसे में गिवन इंफॉर्मेशन की बेस पे लीगल रिस्क असेसमेंट इसका जवाब बन सकता है। तो बाकी सारी बातें जो है वो आपको परेशान करने के लिए, फॉर्मल इनफॉर्मल। मजे की बात है अभी आपने रिस्क का चैप्टर भी नहीं पढ़ा हो, शायद चैप्टर 13 पढ़ लिया है। ठीक है, तो फाइनेंस वाली साइड पे भी ना रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड आप एक चैप्टर पढ़ रहे होते हैं जिसमें एक आईएसओ का एक फ्रेमवर्क है, एक पूरा मॉडल है जो आप समझ रहे होते हैं कि रिस्क क्या है और हमने रिस्क को किस तरह से देखना है। वो चैप्टर 13 जो है वो मैंने किताब में तो ऐड कर दिया है, लेकिन मेरे पास है नहीं अभी, यानी कि वो मैंने कोशिश की थी कि मैं उसकी तरफ चला जाऊं और स्टैट जो है वो उसके ऊपर, तो पता ही लगा कि नहीं जी वो स्टैट जो है वो स्टैट कराना मेरी जिम्मेदारी है और जो आसान वाला चैप्टर है वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो मैंने बोनस के तौर पे इस पे नोट्स उसके जरूर थ्योरी के दे दिए आपकी किताब में, क्योंकि वो है थ्योरेटिकल चैप्टर, वो मतलब दुश्मन के इलाके में बैठा है लेकिन है हमारा दोस्त। ठीक है, वो मतलब फाइनेंस के पोर्शन में थ्योरी वाला चैप्टर है,
तो वो मैनेजेरियल के उसमें मैंने बोनस चैप्टर के तौर पे, इसलिए नाम उसका बोनस रखा है, तो आप गलती से इसको मेरे स्कोप में ना कंसिडर करें। बस ये पता हो कि चले जी मैंने बोनस के तौर पे आपको एक इजाफी पढ़ने वाली चीज दे दी है। चलें जी, मिड के बारे में, मिड के बारे में हम कब बात करेंगे? आज के दिन तो टेस्ट की डिस्कशन भी होती है ना, तो मिड की डिस्कशन कर लेते हैं कल मिड की डिस्कशन कर लेते हैं तसल्ली से। मैं आपको बताया था कि इस वीक के बाद हम नहीं पढ़ रहे होंगे, जो नेक्स्ट वीक है वो पूरा ऑफ होगा। मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे वुड बी द डे जो आपका मिड का होगा, क्योंकि थर्सडे से आपकी छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। ये थर्सडे, परसों वाला थर्सडे, परसों वाले थर्सडे से लेके नेक्स्ट फ्राइडे तक आपकी क्लास कोई नहीं हो रही होगी। मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे वुड बी द डे जिसमें आपका मिड हो रहा होगा। और टाइम अभी मैंने टीम के साथ फिर से वही बात है कि उसके लिए अब हमें 3 घंटे, 3.25 घंटे चाहिए, क्योंकि वो अब फुल फ्लेज 3 घंटे का पेपर है जी। हम अपने पोर्शन 100 नंबर के लिए बनाएंगे, अपना ही पोर्शन। हालांकि पेपर में इस पोर्शन की वो वेटेज नहीं है, लेकिन खाली मैनेजेरियल पोर्शन का वो 3 घंटे का पेपर बनाएंगे जी। असल में फ्राइडे की शाम को कोर्सेज कौन से होते हैं इधर जो पीपी वगैरह है? अगर मैं पूरे सेशन में, पूरे 6 महीने के सेशन में एक बड़ा पेपर ले रहा हूँ, तो उस एक दिन थोड़ा बहुत आप कंप्रोमाइज कर ही सकते हैं। ठीक है, टाइम क्या होगा? मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि आप लोग मुझे सुनते ही नहीं। मैंने क्या बताया टाइम के बारे में? पहली बात, मैंने आपसे कहा मिड के ऊपर कल डिस्कशन होगी, लेकिन आप लोगों ने वो बात भी नहीं सुनी। मैंने फिर थोड़ी सी और वो बात बता के फिर आपसे कहा कि टाइम अभी कंफर्म नहीं हो, मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोगों ने टाइम पे डिस्कशन शुरू कर दी। चले, वो कह रहे हैं कि आप सुबह के बारे में सोचिएगा। सुबह आप बिल्कुल वेले होते हैं। R2 की क्लास आप बताएं। MFA के बच्चों का जो क्लैश पड़ता है ना, वो ऑडिट के साथ पड़ता है, कंपनी लॉ के साथ पड़ता है, और R2 के साथ पड़ता है। मोस्ट प्रोबेबल जो क्लैश है ग्रुप ए के साथ कम से कम क्लैश है। वो बिल्कुल एक आध कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ग्रुप ए के सब्जेक्ट साथ चल रहे होते हैं, तो कोशिश ये होगी कि ग्रुप बी के सब्जेक्ट के साथ क्लैश ना आए। और ग्रुप ए के किसी एक सब्जेक्ट के साथ अगर देखें, ग्रुप बी में कंपनी लॉ और ऑडिट के साथ क्लैश नहीं आ सकता, क्योंकि उनका भी मिड टर्म चल रहा होगा, तो उनकी भी क्लास ऑफ होगी। तो वाहिद FR2 है जो हमारे लिए इस वक्त जरा ज्यादा काबिल गौर है, और वो सुबह के वक्त है। अच्छा, मजे की बात है MFA में ही एक और MFA भी चल रहा है, हमने उसके साथ भी क्लैश नहीं करना। तो मजे की बात है कि 12 से पहले आपके 2 ऐसे लेक्चर्स हैं, कुछ का FR2 होगा और 100% का MFA तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब है कि अपेरेंटली जो सामने सामने नजर आ रहा है, अब ये कल वाली डिस्कशन आज हो रही है, क्योंकि आप लोग तो बाज आएंगे नहीं, तो अपेरेंटली ये लग रहा है कि द सेकेंड हाफ वुड बी मोर प्रोबेबल, क्योंकि जुम्मा भी है। तो बड़े आराम से सुबह आपने क्लासेस ली, जुम्मा पढ़ा, खाना खाया, या खाना खाया एंड जुम्मा पढ़ा, व्हाटएवर आप जिस तरह से भी कम्युनिकेशन बनाए, अल्लाह से दुआ की कि ये मिड टर्म मेरे ऊपर आसान हो, और फिर मिड टर्म देने आ। खूबसूरत सी बात, मतलब 2:15 से 5:15 बड़ा अच्छा है कि बस 5:15 पढ़ते साथ ही आप फौरन से मगरिब अदा कर दें। पहले आपने दुआ की थी कि मिड टर्म आसान हो, और फिर शुक्राने के तौर पे मगरिब की नमाज में, तो दोनों नमाजों के दरमियान, हाँ ये तो बीच में ब्रेक होनी चाहिए इसकी भी। चलें जी, मजे की बात है कि डिस्कशन मैंने आपसे नहीं, मैंने अपनी टीम वालों से करनी थी, तो आप लोगों ने चूंकि कहा तो मैंने हल्का सा आपको आइडिया देना शुरू कर दिया। और काश आप उतने ही पढ़े लिखे होते जितने हम हैं, क्योंकि मुझे पता था जैसे ही मैं डिस्कशन करूंगा तो बात और तरफ चली जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि आज जब हम लोगों ने ये डिस्कशन की है टेस्ट की, तो हम कल के दिन इसको डिस्कस करेंगे। अब मैं कल के दिन भी डिस्कस नहीं करूंगा, मैं अपनी पसंद से कोई टाइम सेट करके आपको बता दूंगा। आपका सोल्यूशन वो है जो जमात साहब आपके साथ करते हैं, ठीक है? नो डेमोक्रेसी, टोटल डिक्टेटरशिप। सर डेट क्या है?
अपना मोबाइल से कैलेंडर निकालें, उसमें नेक्स्ट वीक के फ्राइडे पे जाएं, जो तारीख नजर आए, 16 बनती होगी, 18 को तो आ रहा है ना, 16 दिसंबर सपूते ढाका, एपीएस सपूते ढाका, डन हो गया। उस दिन जो है वो हम गमगीन बैठे बैठे जो है वो मिड टर्म कर चलें। एक भाई ने पूछा सर चैप्टर कितने होंगे, तो मुझे फिर से आप लोगों के कानों के ऊपर जो है ना, मेरे ख्याल में आपके कान काम करते हैं, लेकिन जो दरमियान में प्रोसेसर लगा हुआ है, दो कानों के दरमियान, कम से कम मैंने 10 दफा ये जुमला दिया होगा कि जितना हम मिड टर्म से पीछे तक पढ़ेंगे वो सारा का सारा सिलेबस में होगा। ठीक है, फिर अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो मैंने आपको एक पूरा हफ्ता किस लिए दिया है? मेरा अपना स्केड्यूल आउट होता है, एक हफ्ता आप लोगों के पास आजाद होने का मतलब है कि मैं मजीद आगे तक जा रहा हूँ, तो ये एक हफ्ता इसलिए ऑफ है कि सिलेबस ज्यादा है। चलें, फिर भी अगर सुनना है तो सुन लें। इस थर्सडे को 1:10 तक जितना हमने पढ़ा हो, ठीक है, मैं अगर मजीद इसको कंक्रीट करना चाहूँ, 3 अक्टूबर 2022 की 12 बजे से लेके 12 PM से लेके जो परसों थर्सडे को 1:10 PM तक हम जितना पढ़ेंगे, इन दोनों के दरमियान जितने हमने चैप्टर पढ़े वो सारे के सारे आपके मिड टर्म में आएंगे। भाई बिल्कुल सही नतीजे पे पहुंचे, चैप्टर 1 और 4 छोड़ के सारे, आप बेशक 6 भी मत कीजिए, हम इतने जालिम नहीं है साहब। पहले 3 चैप्टर्स पे हमने ग्रैंड टेस्ट किया था, 6 चैप्टर्स पे मिड टर्म हो जाएगा, 9 चैप्टर पे मॉक हो जाएगा, खूबसूरत बात। इधर ले जी, आई होप कि हमने डिस्कशन की और बहुत अच्छी 2 वे कम्युनिकेशन हमारी रही। ठीक है, आप लोगों से मैंने एक दफा फिर कोशिश की कि शायद आप लोग जो है वो समझ सकें, शायद आप लोग नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव करें। बहरहाल मुझे एहसास हुआ कि जवाद साहब तजर्बे की वजह से बिल्कुल सही करते हैं। ठीक है, वो मेरे से 7-8 साल ज्यादा तजर्बा है, तो वो जरा ज्यादा, ठीक है, वो जरा ज्यादा बेहतर इंसानों को समझ चुके हैं। मैंने एक छोटी सी कोशिश की कि मैं जो है वो मतलब अवामी लीडर बन सकूं, लेकिन मैं नहीं बन पाया। ठीक है जी, आप शरीफ हैं तो वो बदमाश हैं, मतलब क्या आप, ठीक है, आप सर के सामने कहिएगा जी वो दूसरे वाला सर शरीफ है, ये बड़ा खतरनाक। हाँ मैं मासूम, आप मासूम कहते हैं, मतलब मासूम भोला भाला सा सीधा साधा। अच्छा, एक भाई अलग दुनिया लेके आए हैं 78953, अभी भी कुछ रहता होगा जी, जो चल रहा है वो तो सोचा ही नहीं। आज के दौर में जो मसले मसाइल चल रहे हैं, उसके बाद ये जो चैप्टर है ये समझना और समझाना बहुत आसान है। पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, वजीर खजाना आपस में लड़ रहे हैं, वो कहता है तुमने डुबोया, वो कहता है तुमने डुबोया, जब इकट्ठे होते हैं तो कहते हैं पीटीआई ने डुबोया, पीटीआई से पूछो वो कहते हैं हाजी ने डुबोया, हाजी से पूछो वो कहते हैं डूब रहा था मैं तो बचाने की कोशिश करता रहा हूं, ठीक है, और जब लोग मेरे खिलाफ हो गए तो मैं साइड पे हो गया कि ठीक है आपस में लड़ना है तो लड़ो। तो ऐसी सिचुएशन में बिजनेस क्या करेगा? मुझे एक बात बताएं, बाहर से एक बिजनेस इन्वायरमेंट है, वो पाकिस्तान में 15 अरब की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस माहौल में करेगा कोई इन्वेस्टमेंट? इस टाइम पे वो अपने पैसे क्यों फंसाएगा? ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, दरमियान की सिचुएशन का फायदा उठाएंगे। अनसर्टेनिटी, बेयकीनी की कैफियत में ना बिजनेसेस आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को लपेट रहे होते हैं, अपने आप को समेट रहे होते हैं, एहतियात कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो मौके का फायदा उठाने वाले लोग वो काफी ज्यादा फायदा उठा जाते हैं, वो बीच में आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इन्फ्लेशन वाले टाइम पे तेजी से बढ़ती हुई कीमतों में दरमियान की प्राइस पकड़ेंगे और ऊपर की प्राइस पे निकाल देंगे। अब इसका मतलब है कि बिजनेस इंपैक्ट होता है इकोनॉमिक्स। सवाल ये है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स से क्यों इंपैक्ट होता है, मुझे आप लोगों ने कुछ रीजंस देनी है व्हाई बिजनेस शुड कंसिडर के इर्द गिर्द इकोनॉमिक्स क्या चल रही है, मतलब इर्द गिर्द की इकोनॉमिक्स की जो फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक के फैक्टर से मुराद है कि जीडीपी क्या चल रहा है, इंडेक्स क्या चल रहा है स्टॉक एक्सचेंज का, एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से है,
मार्केट की ग्रोथ किस तरह की है, ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। इन इकोनॉमिक फैक्टर्स का बिजनेस के साथ क्या ताल्लुक है, व्हाई बिजनेस शुड कंसीडर इकोनॉमिक्स। ऑनलाइन फिजिकल आप लोग अपने अपने जवाब बता सकते हैं। एक महीने का सर इन्फ्लेशन रेट, रिसीट एंड पेमेंट अफेक्ट होती है जी, बाइंग पावर पे फर्क पड़ता है लोगों की। लो जीडीपी और हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से प्राइसेस कंट्रोल नहीं होती। फॉरेन एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से वो बिजनेसेस जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं वो बुरी तरह से अफेक्ट हो रहे होते हैं। वो आज एक डील करके बैठते हैं, कल रात एक साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जी हम लोगों ने अपनी कंपनी के लिए एक प्लांट लगवाया था जो उस टाइम पे था पता नहीं कोई 2 से 2.5 अरब का, जिस वक्त हम उसकी डील कर रहे थे, और जिस वक्त वो डिलीवर होना था उन दिनों का जब हमें रेट पड़ा तो हमें 2-2.5 अरब रुपए के ऊपर 1 अरब रुपया इजाफी पड़ गया। क्योंकि जाहिर है ये इनकी डील ऐसे नहीं होती कि आज डील हुई और परसों प्लांट आ गया, ये ईयर्स के ऊपर स्प्रेड हुई भी होती है। तो वो बकायदा उनको उन्होंने कहा कि 1 अरब का नुकसान हमें 2.5 अरब रुपए के ऊपर हो गया, जस्ट इसलिए कि वो। अब आप लोग क्योंकि एमएफए पढ़ के बैठे हैं, कहें सर हेज करवा लिया होता ना। असल में हेजिंग ट्रांजैक्शन भी ना हल्की फुल्की तो चल जाती हैं, जब इतने बड़े लेवल पे चीजें चल रही हो ना तो जो हेज करने वाले हैं वो भी बड़े सियाने होते हैं। जो हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज होती है ना उसके अंदर फिर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट उस तरह से काम नहीं करते। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आप इस पर पढ़ेंगे। बहरहाल आप मुझे बता रहे थे सर रैपिडली चेंजिंग एक्सचेंज रेट, हाई इन्फ्लेशन रेट और लो इकोनॉमिक ग्रोथ। जी वो पे ऑटोमेटिकली इकोनॉमी खराब होगी तो उससे टैक्सेशन का सिस्टम और बाकी सारी चीजें भी मुतासर होंगी जो कहीं ना कहीं बिजनेस को इम्पेक्ट करेगी। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बिजनेस को अफेक्ट करेगी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए या कम हो जाए तो उसके अपने, अभी हम एक एक फैक्टर को नहीं देख रहे, इस चैप्टर में हम चंद फैक्टर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। बिजनेस की वैल्यू खराब होती है, वर्थ खराब होती है, गोइंग कंसर्न्स मुतासिर हो रही होती है, नए बिजनेस एंटर नहीं होते खराब इकोनॉमिक सिचुएशन में। ऑटोमेटिकली वो यानी कि अपनी जितनी भी मनमानियां फिर अपनी करवाते हैं जो एक अच्छे बिजनेस के लिए अच्छी नहीं है। मतलब अब अगेन बात ये है कि जब इकोनॉमिक्स खराब होगी तो एक्सटर्नल डेट होगा, डेट फाइनेंसिंग होगी, गियरिंग आउट होगी। जिस तरह से कंपनी की गियरिंग को पता है ना आपको, जिस तरह से कंपनी में हाई गियर्ड कंपनी के अपने मसलों मसाइल हैं, सेम हाईली गियर्ड मुल्क जो होगा जो इक्विटी पे कम चल रहा होगा, हम भी तो एक तरह से कंपनी है तो हम डेट पे ज्यादा चल रहे हैं, इक्विटी पे नहीं चल रहे, अपने रिसोर्सेज से चीजें नहीं जनरेट कर रहे। तो जितना हाई गियरिंग होगी उतना हम किसी और के हाथों में चलेंगे। जो लोन देता है उसके कॉवेनेंट्स को फॉलो करना होता है। आईएमएफ के पैसों पे चल रहे होंगे तो फिर आईएमएफ की शराइ, फिर आईएमएफ हमारे मुल्क को शायद उस तरह से ना अंडरस्टैंड कर सके जिसको हम अपने ग्राउंड पे बैठ के समझ रहे हैं। वो अपनी इंटरनेशनल जो भी रूल्स हैं उनको पाकिस्तान पे अप्लाई करने की कोशिश करेगा, अच्छा इंटरेस्ट रेट को ऐसे कर दो, फलाना को ऐसे कर दो, और वो पाकिस्तान में वो चीज शायद उतनी ज्यादा इफेक्टिव ना हो और बिजनेस मुतासिर हो। तो ये जिस मुल्क में आप बैठे हैं उस मुल्क की जो वो है बोरविंग्स हैं उससे भी आपकी इकोनॉमी मुतासिर हो रही होती है। जी जहां मोनोपलीज होती हैं वहां एंटर होना थोड़ा मुश्किल होता है। एक महीने का वो सर्कुलेट नहीं होगी, मनी सर्कुलेट नहीं होगी, लेबर और वेजेस का मामला होगा, लॉ और पॉलिसीज डिस्टर्ब हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट डूब जाएंगी, इंपोर्ट हाई हो जाएंगी, टैक्सेशन बिजनेस स्ट्रेटेजी आपको चेंज करनी पड़ेगी, हाई क्वालिटी लो कॉस्ट पे देना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? ये तो बड़ा खतरनाक सी बात कर दी इन्होंने कहा सबका एंड रिजल्ट क्या होगा? अगर अगर जो है वो मुल्क सही से ध्यान नहीं देगा तो चीजें और वर्स होती चली जाएंगी। एंड रिजल्ट वुड बी एक बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी सिचुएशन जिसमें कंज्यूमर मर जाएगा, बिजनेस नहीं मरेगा। बिजनेस कभी भी नहीं मरता, बिजनेस को चीज महंगी मिलती है वो महंगी बेच देता है। ठीक है, पाकिस्तान में इस वक्त बिजनेसेस बूम पे हैं, कोई बिजनेस रो नहीं रहा, एवरी बिजनेस इज वेरी हैप्पी। जो रुल रहा है वो कंज्यूमर रुल रहा है, आम आदमी को चीज बहुत महंगी मिल रही है, तनख्वाहदार तबका जो है वो रो रहा है। अभी बताया तो हाइपर इन्फ्लेशन, महंगाई, महंगाई मजीद महंगाई मजीद महंगाई। और ये आपको आज पता लगा है कि ये कौन सा फैक्टर एक्ट कर रहा है। हम काफी साल से ये बताते आ रहे हैं कि कौन सा फैक्टर है, उस वक्त आप लोग यकीन नहीं करते थे, आपको लगता था कि जो मेरा लीडर है वो अपनी पसंद से फैसले करता है। ठीक है, अब आपको पता लग गया तो आप कह रहे हैं सर अब तो फलाना साहब आ गए अब क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं वो साहब तो 70 साल से आए हुए थे,
आपकी आंखें अब खुली है। बुजुर्ग ज्यादा ठंडे थे, बुजुर्गों से पूछते तो वो कहते थे कि एमी तुम्हारे सामने मजाक हो रहा है, ये कठपुतलियां होते हैं। आपने नहीं, मेरा लीडर विजनरी है, फलाना भी लीडर ने खुद कह दिया, मैं वो करता था जो कहा जाता था। हो गया सारा किस्सा तमाम, मर गया सारा विजन जी। जब तक मजीद इन्फ्लेशन मजीद शदीद जी, जब तक डेमोक्रेसी स्ट्रांग नहीं होगी, जब तक ऑपोजिशन कमजोर नहीं होगी। प्रॉब्लम क्या है, डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने की आवाज पीपल्स पार्टी ने उठाई, नून लीग उसके खिलाफ आ गई। नून लीग ने आवाज उठाई वोट को इज्जत दो, पीटीआई उसके खिलाफ आ गई। क्यों? क्योंकि ऑपोजिशन के साथ दोस्ती को और कर लेता है। अब पीटीआई ने आवाज उठाई, पीडीएम ने दोस्ती कर ली। तो ये मजाक, ये डेमोक्रेसी होता ही बड़ा मजाक सिस्टम है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वक्त हमारा चैप्टर पॉलिटिक्स वाला नहीं है, अभी पॉलिटिक्स का चैप्टर आना है, उसमें भी इस तरह की बातें होंगी। इस वक्त हम इकोनॉमिक फैक्टर्स की बातें करें जी। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज काम नहीं करेंगी अगर इकोनॉमिक सिस्टम सही नहीं चल रहा होगा जी। सर, वेरियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, इन्वेस्टर भी रोता नजर आता है जी। इन्वेस्टर तो इसलिए रोता नजर आता है कि आप उससे उधार ना मांग लें जी। एक भाई ने सोल्यूशन निकाला, उन्होंने कहा सर आखिरी हल ये है कि टेक आउट इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्ट सम वेल्थ एल्स इन अदर कंट्रीज। पैसा निकालो और किसी दूसरे मुल्क में, मुश्किल वक्त में छोड़ देंगे पाकिस्तान को। हम इस खराब इकोनॉमी में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे मुल्क में, हम करोड़ों रुपया लगाएंगे इंशाल्लाह। आपको इसी दिसंबर में हम जो है ना पाकिस्तान में एक नया यूनिट लगाएंगे इंशाल्लाह। हम उस डूबते हुए टाइम में मुल्क को सपोर्ट करेंगे। हाँ ऐसी मतलब बात ये है कि जो पिछला जुमला था वो सीरियस था, अब आगे वाला जुमला पता लग जाएगा कुछ अर्से जी। जी जी ठीक है, ऐसे ही है। देखिए प्रॉब्लम पता है क्या, प्रॉब्लम ये है कि एक बड़ी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में लेयर्स है, गरीब, थोड़ा सा अमीर, थोड़े से अमीर, उससे अमीर, उससे अमीर, उससे अमीर। बिजनेस अपनी गाड़ी बेच रहा था फॉर एग्जांपल 15 लाख की, वो नीचे के दो तबकों से ऊपर था, तीसरे लेवल वाले लोगों को बेच रहा था। उसके खर्चे बढ़े, सारा कुछ वो हुआ, उसकी गाड़ी की कॉस्ट बढ़ गई 4 लाख, उसने अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ा दी 6 लाख। अच्छा, जब 6 लाख बढ़ाई तो इस इनकम ग्रुप से बाहर निकल गया, लेकिन इससे ऊपर भी एक इनकम ग्रुप है और वो भी इतना सारा है। यानी कि पाकिस्तान में इस वक्त अवाम तो अमीर है, बहरहाल बिजनेस कम्युनिटी अच्छी खासी है। मतलब लाहौर में अगर शोएफात में 6000 बच्चे पढ़ रहे हैं, शोएफात जिसकी $800 पर मंथ फीस है, 2 लाख रुपए से ऊपर एक महीने की स्कूल की फीस है। एक स्कूल जिसकी महीने की बच्चे की फीस 2 लाख रुपए से ऊपर है, उसमें 6000 बच्चा पढ़ रहा है। इसका मतलब है कि मुल्क में लाहौर में कम से कम 6000 या कम से कम 5,000-5,500 ऐसी फैमिलीज हैं जिनकी महीने का 2 लाख बच्चे की फीस चली जाए तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो अब पूरे लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में अगर महीने भर में एक कंपनी 1000 गाड़ियां बेचना है, उसके टारगेट ये है कि उसने 1000 गाड़ियां बेचनी है, तो उसको तो पाकिस्तान में अगले 25 साल तक उसकी गाड़ियों के खरीदार नजर आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये हुआ है कि बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अपलिफ्ट करके ऊपर से ऊपर के लोगों को सर्व करना शुरू हो गया और जो नीचे का कंज्यूमर है मुतासिर हो रहा है। तो बिजनेसेस अफेक्ट नहीं हो रहे, लेकिन उनकी कॉस्ट बढ़ गई है जिसकी वजह से वो रोते नजर आते हैं, बट वो बड़ी हुई कॉस्ट पास ऑन कर देते हैं कंज्यूमर को। मतलब पिछले कई सालों में जो चीज नहीं महंगी हुई वो सीए की फीस महंगी नहीं। मैं अगेन मैं अक्सर ये बात करता हूं कि मैंने सन 2005 में जिस फीस में पढ़ा, आज मैं उससे कम में मैं पढ़ा रहा हूँ और मैंने उस जमाने में पता नहीं किससे पढ़ा। ठीक है, जो कॉलेज ने कह दिया हमने उससे पढ़ लिया। उस टाइम पे कंज्यूमर कम था, अब कंज्यूमर बढ़ गया, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब बिजनेस स्ट्रेटेजी ये है कि आप लो प्राइस पे हाई क्वालिटी देने पे मजबूर हुए, जिसकी वजह से अल्टीमेटली सबको फायदा हो। ओवरऑल बहुत सारे इस तरह के मसले मसाइल जी। जी जी देखिए, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हुई ना, जिस जोन को आप टारगेट कर रहे थे उनकी परचेजिंग पावर कम हुई। मैं एग्जांपल देता हूँ, हम लोगों ने कॉलेज बनाया हो और हम सीए के बच्चों को पढ़ा रहे हो, हमारे खर्चे बढ़ चुके हो,
हमारे महीने के बिल आते हो 10 लाख के बिजली के, हमारा जनरेटर चलता हो 6 लाख का, हम लोगों की एडमिन बाकी सारी कॉस्ट मिला के किराए, फॉर एग्जांपल ये तो इनकी अपनी बिल्डिंग है, अगर ये सारा कुछ मिला के हमारी 35 लाख रुपए महीने का खर्चा हो, हमारा सेशन 1 करोड़ से 2 करोड़ से ऊपर हमारे सिर्फ खर्चे हो, तो उसको कवर कैसे करेंगे? फीस बढ़ा के। फीस बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वो वाला कंज्यूमर फीस नहीं दे सकता, तो फिर क्या होगा? कॉलेज कहेगा भाई सेटअप तो खड़ा हुआ है, सीए छोड़ो एसीसीए पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ओ लेवल पढ़ाना शुरू कर देते हैं, स्कूल खोल लेते हैं। अब क्या होगा? आप अपना कंज्यूमर शिफ्ट कर लेंगे, कंज्यूमर की बाइंग पावर आपके साथ नहीं चली, तो फिर आप क्या करेंगे? आप एक लो कॉस्ट मॉडल उनके लिए देंगे और अपनी प्रीमियम कॉस्ट वाला जो मॉडल है वो ले जाएंगे अपने उन कंज्यूमर के लिए जो अभी भी हाई अफोर्डिंग रखते हैं। तो गाड़ियों ने भी यही किया कि अपने अपने नीचे के मॉडल निकाले और ऊपर का मॉडल रेंज से बाहर कर दिया। सिविक 81 लाख की हो गई, सिविक तकरीबन 6-7 साल पहले 30 लाख की थी। ठीक है, 30 लाख की भी सर सबसे हाईवे रेट था। हाँ, जब लॉन्च हुई थी तो उस वक्त 23 और 29 थी, 23 का बेसिक था और 29 का एडवांस वाला था। खैर, कहने का मतलब ये है कि चूंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वो वाले बिजनेस जो कम यूनिट्स बनाते हैं ना, जो मैस पब्लिक के लिए नहीं बनाते, उनको मसला नहीं पड़ता, वो अपना कंज्यूमर शिफ्ट करके उससे ऊपर वाली जोन में चले जाते। तो अगेन ये सारे चैप्टर्स वो हैं जिसमें पढ़ने वाली बातें कम है और जनरल बातें थोड़ी ज्यादा है। आप लोगों ने फैक्टर्स बताए, डिस्कशन हुई, अब मैं एक एक करके कुछ वेरिएबल्स को डिस्कस करूंगा, जैसे कि इन्फ्लेशन। क्या आप मुझे समझाएंगे इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? महंगाई को इन्फ्लेशन कहते हैं, कंफर्म जी? जब ओवरऑल प्राइसेस बढ़ रही हो और एक सिचुएशन नजर आ रही हो कि चीजें ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो वो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का एक साइकिल होता है, इकोनॉमिक्स अब आप लोगों ने पता नहीं है, कुछ लोगों ने पीआरसी में पढ़ी होगी और कुछ लोग वो उस बैच में होंगे जो एग्जाम करा के आ गए। ये इन्फ्लेशनरी साइकिल क्या होता है, कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे? इन्फ्लेशन बढ़ती है तो वेजेस बढ़ती हैं, वेजेस बढ़ती हैं तो क्या होता है? बढ़ती है। भाई थोड़ा सा लेफ्ट राइट निकल गए, ठीक है, मतलब आप बात सही डायरेक्शन में कर रहे थे, परचेजिंग पावर को साइड पे करके बाकी बात बताएं। हाँ, इसका मतलब ये है कि जब इन्फ्लेशन होती है तो जो आपके एम्प्लॉइज है उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, वो बेचारे अपनी सैलरी में गुजारा नहीं कर पा रहे होते, वो फिर अपने एम्प्लॉयर से कहते हैं हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, वो नहीं बढ़ाता, वो कंपटीटर के पास चले जाते हैं। ठीक है, और हर कोई कहता है कि जी मेरी तनख्वाह बढ़ाएं। जब उनकी तनख्वाह बढ़ाते हैं और महंगाई हुई भी होती है तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसका रॉ मटेरियल भी महंगा मिलता है बंदे को, जो बिजनेसमैन है, एम्प्लॉय भी महंगे मिलते हैं, तो वो क्या करता है? अपनी प्रोडक्ट को महंगा कर देता है। जब प्रोडक्ट महंगा कर देता है तो मजीद इन्फ्लेशन हो जाती है, और जब सारे लोग अपनी प्रोडक्ट्स महंगे कर देते हैं, वही सारे एम्प्लॉय दोबारा से गुर्बत के सतह में आ जाते हैं कि उनकी फिर बाइंग पावर आउट हो गई होती है। तो ये एक गोल गोल साइकिल चलता रहता है कि महंगाई हुई, महंगाई की वजह से आपने अपने एम्प्लॉयर से कहा मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, उसकी वजह से उसने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दी, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने से दोबारा से वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आपने बीइंग कंज्यूमर खरीदनी थी, आपको फिर चीजें महंगी लगना शुरू हो गई, आपने फिर एम्प्लॉयर से कहा तनख्वाह बढ़ा दो, उसने तनख्वाह बढ़ा दी, उसकी कॉस्ट बढ़ गई, उसकी सेलिंग प्राइस बढ़ गई, आपने फिर से कहा मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। तो ये ना खत्म होने वाला साइकिल है, यानी कि इस वक्त सजेस्ट ये किया जा रहा है कि मजदूर की महीने की जो वेज है वो कम से कम 35-40 हजार की जाए। नहीं सर, वो कहा कि 50,000 जो है वो यहाँ होनी चाहिए, अगर जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ 65,000। ठीक है, तो मतलब अलग अलग तरह की स्टेटमेंट्स इस पे मौजूद है, इसलिए कि चीजें बढ़ रही हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इफेक्ट पास ऑन नहीं हो रहा। एक मजदूर पहले 400 रुपए की दिहाड़ी पे काम करता था, फिर 500 पे करता था, आज के दौर में इस वक्त एक दिन के लिए मजदूर भी सस्ते में नहीं मिलता, 1500-2000 कॉमन रेट चल रहा है। ठीक है, अब वो क्या करे? उसने खाना खाना है तो वो अपना कॉस्ट बढ़ा देगा, वो कॉस्ट बढ़ा देगा तो जो बिजनेसमैन है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसने कहां से रिकवर करना है? तो अल्टीमेटली जो पिसेगा ना वो कंज्यूमर पिसेगा जो अपने पास आने वाली इनकम बढ़ा नहीं सकता। जैसे आप लोगों को पॉकेट मनी मिलती है, आप उसे बढ़ा नहीं सकते जी। फॉरेन एड, दूसरे मुल्कों का पैसा, पैसे के फ्लो के ऊपर अलग पूरी दुनिया है।
कि कैश का फ्लो, असल में मसला ये है कि आप में से आधों ने इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ी हुई ना, नहीं तो आप मेरी बातों पे चहक चहक के जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं कि ये, कभी YouTube पे वैसे ही सर्च कर लिया करें इकोनॉमिक्स को, या किसी के पुराने YouTube पे इकोनॉमिक्स के लेक्चर ही पढ़े हुए मिल जाए शायद, तो वो देख लें, वो मजे की चीज है इकोनॉमिक्स, आजकल तो बहुत मजे की चीज है जो मुल्क में हो रहा है। खैर, इन्फ्लेशन का बिजनेस पे इम्पैक्ट आप मुझे बताएं, ओवरऑल एक बिजनेस को इन्फ्लेशन से क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव फायदे या नुकसान होंगे? जी, मेरा सवाल ही नहीं सुना आपने। ये बड़ा प्रॉब्लम है आप लोगों का, आप लोग 20 सेकंड पीछे चल रहे होते हैं। मैंने एक सवाल पूछा था, मैं उसका जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था। जी, सवाल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ फॉर द पर्पज ऑफ क्लैरिटी। मेरा सवाल ये है कि आप एक बिजनेस है, मुल्क में इन्फ्लेशन हो रही है तेजी से, इससे क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे? कुछ भी बता दें, पॉजिटिव नेगेटिव कोई एक फैक्टर बता दें। जी, वेजेस बढ़ जाएंगी यानी कि कॉस्ट बढ़ जाएगी, एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। और बिजनेस की अपनी बाइंग जो है वो मुतासिर होगी। अल्टीमेटली कंज्यूमर की बाइंग पावर कम होने का मतलब है कि आप बड़ी पॉपुलेशन को छोड़ के आहिस्ता आहिस्ता ऊपर के इनकम ग्रुप की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देंगे, जिससे नंबर ऑफ कंज्यूमर कम हो जाएंगे। जो सबसे नीचे का लेवल है वो सबसे ज्यादा कंज्यूमर है, वहां पिरामिड बना हुआ है ना, जैसे जैसे ऊपर आते रहते हैं लोग कम होते चले जाते हैं। तो वो बिजनेस जो मैस में डील कर रहे हैं, जो मैस यूनिट्स बना रहे हैं, जो सब बना रहा है, जो साबुन बना रहा है, जो टूथपिक बना रहा है, जो आटा वो कर रहा है, आटे की बोरी बना रहा है, ये इन्होंने मैस पब्लिक की तरफ जाना है। ये कम पब्लिक की तरफ नहीं जा सकते, ये बेचारे फंसे रहेंगे कहीं ना कहीं, इनको अफेक्ट होगा। जी जी, नहीं वो मैं समझ गया था, मैं इसीलिए एक एक फैक्टर की बात कर रहा हूँ। वेजेस बढ़ जाएंगी तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी। बड़ी मजे की बात करते हैं, इन्होंने कहा वेजेस बढ़ेंगी तो एक तरफ तो बिजनेस को नुकसान है, दूसरे बिजनेस को फायदा ये है कि जब ओवरऑल मुल्क में वेजेस बढ़ रही होंगी तो लोगों की बाइंग पावर बेहतर हो रही होगी, इसका मतलब है वो ज्यादा चीजें खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे तो आपका बिजनेस फायदे में आ जाएगा। इसका मतलब है हर चीज अच्छी बुरी नहीं है, एक ही चीज अच्छाई की तरफ भी जा रही है, बुराई की तरफ भी जा रही है। जी ठीक है जी, भाई ने आधी खबर सुनी, इन्होंने कहा ऑडी ने अपनी प्राइसेस कम की। मैं आपको एग्जैक्ट कीमत बता देता हूँ, उन्होंने 1 करोड़ अपनी प्राइस कम कर दी, और इससे पहले उन्होंने 2.25 करोड़ प्राइस बढ़ाई थी। अब अगेन उसका इन्फ्लेशन से ताल्लुक नहीं था, उसका ताल्लुक था रेगुलेटरी ड्यूटी से। ड्यूटी बढ़ी थी, टैक्स बढ़ा था, उन्होंने वो बढ़ा दी प्राइस, वो ड्यूटी खत्म हुई, उन्होंने प्राइस कम की लेकिन उतनी जोर से कम नहीं की जितनी तेजी से बढ़ाई थी। तो आप तक खाली ये खबर पहुंची कि उन्होंने 1 करोड़ प्राइस कम कर दी। आप पीछे से जरा चलते हुए आ रहे हो ना उस टाइमलाइन में, तो उसमें उसने 2.25 करोड़ पहले प्राइस बढ़ाई भी थी। तो इन्फ्लेशन का उसने इम्पैक्ट ले लिया और लोगों को जो बेवकूफ बनाता वो भी बना लिया। और सोशल मीडिया पे आप एक अच्छा सा कागज सर्कुलेट कर दें तो लोगों के जहन में, आप देखें, आपको ये नहीं पता कि पीछे उन्होंने क्या किया, बट क्योंकि उसको उन्होंने खामोशी से एक छोटे से टैग में कहीं एक आध जगह लिख दिया था। और तशहीर किस चीज की हुई, लो जी अब तो ऑडी 1 करोड़ रुपए नीचे गिर गई प्राइस, अभी भी उसकी प्राइस बहुत ऊपर है। जी, भाई ने कहा कि इस पे रेगुलेटरी एक्शन होना चाहिए था, तो इंशाल्लाह ताला जब बहुत सारी और चीजों पे रेगुलेटरी एक्शन होगा तो इसके ऊपर भी होगा। कंट्रोल और गवर्नेंस बड़ी जरूरी है। जो गवर्नमेंट जो है ना, वो जब डेमोक्रेटिक बनने की कोशिश करती है तो उसका गवर्नेंस आउट हो जाती है। जिन मुल्कों में डिक्टेटरशिप है या जिन मुल्कों में गवर्नमेंट की मर्जी चलती है ना, वहां कोई इस तरह से नहीं कर सकता, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इधर प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट जिस पे हाथ डाले वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इन्वेस्टर निकल आता है, नहीं तो अपोजिशन का इन्वेस्टर निकल आता है। अपोजिशन वाले कहते हैं अच्छा हमारे पास तुम्हारे ये रिकॉर्ड है, ये ऑडियो लीक्स मौजूद है, इस बंदे को नहीं रोकना। प्रॉब्लम यही है ना कि जिन इंसानों ने हुकूमत करनी है वो बिजनेसमैन है, नहीं तो हुकूमत करने के लिए उनको बिजनेस इन्वेस्टर चाहिए। ऑनलाइन में लोग बता रहे थे सर भाई ने सिर्फ गूगल को नोटिफिकेशन देखा है, ठीक है, ये जो है ना वो एक अलग उसमें आपस में एक दूसरे पे अटैक। आप इसके जवाब में कुछ कहना चाहें? मैं तो मीडियम हूं ना, मैं तो इनकी बात उन तक, ठीक है, उन्होंने कहा जी मैंने पाक व्हील्स पे देखा है, तो आप आइंदा ऐसी बात ना कीजिएगा, मैंने आपको जवाब दे दिया।
अच्छा जी सर, इन्फ्लेशन ज्यादा हो तो बिजनेस रेट्स को स्टेबल करके कंज्यूमर इंक्रीज करके ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं, क्या बात कर रही है? ये लड़का छा गया, ये हमारी स्ट्रेटेजी समझ गया। उसने कहा सर इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो बिजनेसेस अगर रेट्स को स्टेबल कर दें तो ज्यादा कंज्यूमर, जब हर तरफ इन्फ्लेशन ज्यादा है, जब हर चीज महंगी बिक रही है, तो ऐसे में आप कम प्राइस पे आए और ज्यादा कंज्यूमर को सपोर्ट करें। अब अगेन मतलब मैं ऑफिशियली नाम नहीं ले सकता, लेकिन हमने साल पहले 6000 पेपर पढ़ाए थे इस स्ट्रेटेजी के ऊपर कि कम पैसों में लोगों को वो करते थे। मैं तो खैर आज सुबह पोस्ट फ्री वाली भी लगा के आया हूँ फेसबुक पे। अच्छा जी, नहीं जी, इन्होंने कहा दुनिया के चंद बड़े मुल्क बैठ के क्या इसको तय नहीं कर सकते। पाकिस्तान में सुने, पाकिस्तान में क्या 4-5 बड़े बिजनेसमैन बैठ के ये तय कर सकते हैं कि यार एक काम करें, छोड़े 4-5 कॉलेज इकट्ठे हो सकते हैं कि यार बच्चे बहुत रोल रहे हैं, काम करते हैं, हम लोग 12,000 रुपए फीस कर देते हैं, बच्चे बेचारे बड़े तंग हो, क्या कॉलेज इकट्ठे होंगे? जब एक शहर में मौजूद 4-5 सीए के प्रोफेशनल कॉलेजेस ऐसा नहीं कर सकते तो बिजनेसमैन ऐसा कैसे करेगा? और जो बड़े बिजनेसमैन है, ये जो बड़े मुल्क हैं, बड़े बिजनेसमैन ही तो है। अल्टीमेटली क्या है, मजबूत इकोनॉमीज है और छोटे मुल्कों को ये पनपने नहीं देंगे। हमारी ये गवादर के साथ मसला क्या है, गवादर स्टेबल होने से पता नहीं किस किस मुल्क को क्या क्या फर्क पड़ता है, फायदा कम मुल्कों को होना है, नुकसान ज्यादा मुल्कों को होना है। तो पाकिस्तान में ये सारे मसले फिर चलते रहेंगे। अब आप ऐसे रजीम चेंज कहें या कुछ और इस तरह से कहें, नवाज शरीफ ने अपने जमाने में आवाज उठाई, बस उसको मार्केटिंग अच्छी नहीं आती थी, इमरान खान ने अपने जमाने में आवाज उठाई, उसको मार्केटिंग अच्छी आती थी, तो अब हम सबको पता लग गया कि पाकिस्तान को कोई और कंट्रोल कर रहा है। और पहले जो जुमला बोला जाता था जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है, तो मजाक उड़ता था, कैसे थोड़ी होता है, हम तो खुददार कौम है, बड़ी खुददार हैं, एड्डी तो खुददार कौम। ठीक है, बस अपने लीडर की सुना करें, तकरीरें सुना करें, एंजॉय किया करें जी। अपने अपने लीडर, मैंने आपसे मतलब अपने अपने लीडर्स मुराद अपने अपने लीडर्स को सुने, एंजॉय करें। मेरा मुशर्रफ था, वो तो बेचारा बहुत बीमार है जी। पिछले 2 अटेम्प्ट से मैंने पीटीआई को वोट दिया था, इस दफा ये सोच के कि एक आखिरी दफा वोट दे दूं विजन के नाम पे, अल्लाह करे लग जाए लॉटरी, नहीं लगी। वो अब खुद ही आके उसने ही बता दिया कि जी मैं तो किसी और के कहने पे चलता था, खत्म हो गए, फिर विजन मर गया जी। वोट मैं जरूर दूंगा। इन्होंने कहा किसको वोट देंगे? वोट देखें, एक टीचर के लिए ये पब्लिकली वोट देने से पहले ये बताना कि मैंने फलाना को वोट दिया, वो इन्फ्लुएंस करने के मुतरादिफ है। आप लोग अपनी अपनी डिसीजन मेकिंग करें। इलेक्शन के करीब चंद फैक्टर्स मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा, लेकिन मैं अपना वोट डिक्लेयर वोट देने के बाद करूंगा, ताकि मेरे वोट देने से कोई गलत वो इन्फ्लुएंस ना करे। जी असल में अभी इलेक्शन ही नहीं आया, हो सकता है इलेक्शन के करीब अचानक से एक नई पार्टी बन जाए, हो सकता है एक रिक्शे वाला आगे आए वो अपनी पार्टी बनाए, हो सकता है जी। इन्फ्लेशन समझ आया, इन्फ्लेशन के फायदे समझ आए, इन्फ्लेशन के नुकसान समझ आए। भाई दुखी हो गए, उन्होंने कहा सर आईके से नाराज ना हो। नहीं नाराज नहीं, नाराज कैसे हो सकते हैं हम दुखी हैं। हम मैं उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जितना आप यंग लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मैं जितना को ठंडा एक्सपेक्ट कर रहा था उतना ठंडक भी मतलब उस लेवल पे भी परफॉर्मेंस नहीं आई। आप तो खैर पेरिस बना के बैठे हुए थे पाकिस्तान को, लेकिन मैं फिर भी डिसेंट एक्सपेक्टेशन पे था, तो वो डिसेंट एक्सपेक्टेशन भी मीट नहीं हुई। इन्फ्लेशन समझ आई, इन्फ्लेशन के ताबकारी असरात समझ आए, फायदे नुकसान समझ आए। आपने इन्फ्लेशन को याद नहीं करना या इस पूरे चैप्टर को याद नहीं करना, सिर्फ आपने एक नजर से गुजारना है। जैसे हमने इन्फ्लेशन पे डिस्कशन की है, वैसे ही एक छोटा सा फैक्टर है अनएम्प्लॉयमेंट। एक सवाल अगले टॉपिक पे जाने से पहले इन्फ्लेशन से रिलेटेड, जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है जी, क्या इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से कम होती है? डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट होता है लेकिन उतना तेज नहीं होता, ये बड़ा खतरनाक सा स्पाइरल है, ये आगे की तरफ जा रहा होता है और ये कम होती हैं परफेक्ट इकोनॉमीज में। हम परफेक्ट इकोनॉमी नहीं है, ठीक है। अब परफेक्ट इकोनॉमी कैसे कहते हैं वो अब आपको नेट पर सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स या आपकी एग्जाम्ट है या आपने बस पास करके भूल गए हैं, जैसे अकाउंटिंग भूल जाते हैं ना आप लोग,
तो वैसी से बढ़ती है से कम नहीं जिस तेजी से बढ़ती है उस तेजी से कम नहीं होती। ये एक बड़ी खतरनाक बात है। मतलब आज से 500 साल पहले जो रेट थे आज ऑब्वियसली वो वाले रेट्स नहीं। जी स्टेबल इकोनॉमी में थोड़ी सी बेहतरी होती है, लेकिन अगेन एक्सचेंज रेट काम खराब कर देता है। जैसे मलेशिया में आज से 5 साल पहले एक होटल अगर जो पर नाइट है वो अगर ले रहा था 110 रिंगिट, तो इंतहाई मजे की बात है कि 5 साल बाद भी वो 110 से 115 तक ही पहुंचा है। लेकिन उस वक्त 30 रुपए का रिंगिट था और आज 51 रुपए का रिंगिट है। तो एक्सचेंज रेट की वजह से चीजें महंगी हो जाती हैं। ऐसा मुल्क जो अपनी प्रोडक्शन कम करता हो और दूसरे मुल्कों से चीजें उठाता हो उसको फर्क पड़ता है। तो अल्टीमेट सोल्यूशन है कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें, हम घरेलू सनतों की तरफ आए। जैसे मतलब खवातीन काम करना चाहती हैं और अगेन हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो घरेलू सनतें बहुत हैं। घर बैठे ऑनलाइन जॉब्स वाला बड़ा जबरदस्त काम चल पड़ा है, जिससे डॉलर आता है पाकिस्तान में, मतलब फॉरेन करेंसी आती है। दूसरा छोटी छोटी सी सनतें हैं जो घरेलू लेवल पे कॉटेज इंडस्ट्री जो आपने टेक्स्ट में पढ़ा है उस पे काम किया जाए तो हमारे पास मैन पावर है। हम अपनी मैन पावर से अपने मुल्क की प्रोडक्शन की नीड्स अगर खुद मीट कर लेते हैं ना तो फिर मसले कंट्रोल होने की तरफ चलते चले जाए। ऐसे ही है। इस पे पॉलिटिक्स वाले चैप्टर में बात करेंगे कि कौन कौन से पॉलिटिशियन ने कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया और किसने डिस्करेज किया। जी नहीं, असल में इन्फ्लेशन एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं कर रही होती, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। डिमांड एंड सप्लाई सबसे बड़ी गेम होती है। आज सारे लोग कहते हैं हमने गाड़ी खरीदनी ही नहीं है, मर जाएंगे ये लोग। गाड़ियां बेचने वाले कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन प्रॉब्लम है कि सारे मिलके कहते नहीं है। ऐसे असल में देखिए ना, हर कोई जब भी अपनी चीज महंगे पे बेचने की कोशिश करेगा, सारे ही ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगी। ठीक है, तो ये बहरहाल मतलब बिजनेस स्ट्रेटेजी पे भी डिपेंड करता है। तो अक्सर बिजनेसेस मुल्क को तबाह करने पे भी लगे हुए होते हैं, इसलिए बहुत सारे मुल्कों में मोनोपोली, कंपटीशन कंट्रोल, इसके ऊपर कानून साजी होती है जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी। इन्फ्लेशन के बाद जी असल में आप लोग करते क्या है, इन्फ्लेशन खत्म हो गया था, मैं पहुंचा था अनएम्प्लॉयमेंट पे, भाई ने इन्फ्लेशन के ऊपर एक आखिरी बात करनी थी, उस बात में से एक और बात एक और भाई ने निकाली, उसमें से एक और बात एक और भाई ने निकाली, और अब आप लोग इन्फ्लेशन पर डिस्कशन कर रहे हैं। इन्फ्लेशन मेरी तरफ से खत्म हो गया, लेकिन आप घर जाके पढ़ेंगे और लिखी भी किसी बात पे कोई परेशानी हो तो अगले दिन आप मुझे बताएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट पे मैं आपके कुछ ख्यालात लेना चाह रहा हूँ। ये अनएम्प्लॉयमेंट अच्छी चीज है या बुरी चीज है? अपेरेंटली अगर हम एक सोशल पर्सपेक्टिव से देखें तो बुरी बात है कि लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, लोग बेचारे तंग हैं, आवाजार हैं। अब बिजनेस बन जाए, बिजनेस बन के सोचें, अनएम्प्लॉयमेंट अगर माशरे में ज्यादा है तो बिजनेस को फायदा होगा कि नुकसान? शॉर्ट रन में फायदा होगा, लॉन्ग रन में नुकसान। शॉर्ट रन में फायदा क्या होगा कि जब लोग अनएम्प्लॉयड ज्यादा हैं तो इसका मतलब है आप बहुत अच्छे रिसोर्सेज को बड़े कम पैसों में हायर कर सकते हैं। बट अगेन पाकिस्तान भर में अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है तो जिन लोगों ने कमाना था वो कमा ही नहीं रहे। जब उनके पास पैसे ही नहीं है तो खरीदेंगे कहां से? आपने अल्टीमेटली अपना आउटपुट किसी को तो बेचना है। तो पूरे पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, ऑल्दो आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो अगेन मतलब ये सारे फैक्टर ने, यही तो प्रॉब्लम है इकोनॉमी का, कोई एक चीज परफेक्ट नहीं है। एक तरफ जाए आधी चीजें इधर हिल जाती हैं, आधी चीजें उस तरफ चली जाती हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट के फायदे भी हैं और नुकसान भी है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जिसको फर्क नहीं पड़ता महंगा होने से, तो अनएम्प्लॉयमेंट आपको बहुत फायदा देगी। अगर आप बेच रहे हैं एक ऐसी चीज जो इतनी महंगी है, जो अमीरों ने खरीदनी है, और वो चाहे 2 करोड़ भी महंगी हो जाए, जैसे ऑडी है, उन्होंने खरीद लेनी है, तो आपको आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम ज्यादा होने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने चीज वो बेचनी है जो ज्यादातर आवाम ने लेनी है, वही मैस वाली चीज है, तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट डज अफेक्ट योर बिजनेस। तो जो नीश में डील कर रहे होते हैं, याद है फोकस स्ट्रेटेजी, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से। लेकिन जो मैस मार्केट को डील कर रहे होते हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बेरोजगारी अगर बढ़ जाए तो कॉलेजेस को मसला पड़ जाएगा कि जी बच्चे फीस कैसे देंगे, हॉस्टलों को मसला पड़ जाएगा कि बच्चे हॉस्टल आके नहीं रुकेंगे। तो अल्टीमेटली बाइंग पावर ओवरऑल नेशन की नीचे चली जाती है जब ओवरऑल नेशन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होती है।
तो ओवरऑल लेवल पे नुकसानदेह चीज है, लेकिन शॉर्ट रन में कभी कभी कुछ बिजनेसेस को फायदा हो जाता है अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से। अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई और बात आप अगर कोई अच्छी बात करना चाहें। सर लेबर लोअर रेट पर काम करे तो हायर वेजेस कंज्यूमर टारगेट करें हैं, लेबर लोअर रेट पर लेके हाई वेजेस कंज्यूमर टारगेट करें, ठीक है, मतलब लेबर कम पे लेके हाई वेजेस कह लें, या मतलब हाई कम्युनिटी जो हाई प्राइस सेगमेंट में है उनको टारगेट करें। वही है ना, वो वाला बिजनेस सरवाइव करेगा जो कॉस्ट कंट्रोल कर लेगा और अपनी चीज बेचेगा ही अमीरों को जिनको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ अमीर लोग जो है उनकी क्वांटिटी कम है, शुक्र है, ये चीज बचा लेती है कि गरीब तादाद में ज्यादा होते हैं। तो अल्टीमेटली बिजनेस जब भी सोचता है कहीं ना कहीं गरीब उसके जहन में आ ही जाते हैं, तो गरीब पावर है। सारे लोग फखर से अपने आप को देख रहे हैं क्या, मतलब ठीक है, ताजा महीना शुरू हुआ है और पॉकेट मनी के या वो जो महीने के खर्चे के आधे पैसे निकल चुके हैं जेब से, तो इस वक्त जो गुर्बत वाली फील है ना, इसमें बड़ी ताकत है। आप अमीर आदमी है, आप असल आप कंज्यूमर है, आपके पास पावर है जी। सर गरीब भी एक ब्रांड है सर। अनएम्प्लॉयमेंट सीए सीपीए वगैरह पे भी इफेक्ट करेगी क्या? जैसी सिचुएशन है, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट हर चीज को अफेक्ट करती है। ओवरऑल जॉब्स कम होती हैं तो सबको, तो मतलब अगर आप कहें कि चलो ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, मैं तो सीए हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? असल में सीए तक पहुंचने के लिए जो खर्चे करने हैं वो खर्चे आपके वालिदैन ने करने हैं, और खुदा ना खास्ता वालिदैन अनएम्प्लॉयड हैं तो ऑब्वियसली बाइंग पावर तो खारिज हो जाएगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी अच्छी, सोसाइटी के लिए सबसे बुरी चीज है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो। फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, चोरी चकारी बढ़ जाती है, डकैती बढ़ जाती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आउट हो जाती है। तो दुआ ये करनी चाहिए कि मुल्क में ज्यादातर लोग रोजगार पे लगे ताकि फ्लो चलता रहे, पैसे गोल गोल घूमते रहे जी। अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो जी, अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रही है इसका मतलब है लोग ज्यादा काम नहीं कर रहे। जब ज्यादा काम नहीं कर रहे तो प्रोडक्शन कम हो रही है, जब प्रोडक्शन कम हो रही है तो सप्लाई कम हो रही है, जब सप्लाई कम हो रही है और डिमांड ज्यादा है तो फिर से इन्फ्लेशन आ जाएगी। ये बड़े मसले हैं। दुनिया जो है ना वो कौन सी धातु है और पित्तल है जी। जी अनएम्प्लॉयमेंट से डिमांड भी कम होगी। इसका मतलब है कि एक ही फैक्टर आप इस तरह भी ले जा सकते हैं उस तरफ भी। तो पेपर में अगर सवाल आ जाए अनएम्प्लॉयमेंट के ताबकारी असरात बताएं तो भी आग लगा देंगे आप हैं। नहीं मैं अच्छी इंग्लिश बताऊंगा आपको। नहीं रोबस्ट, ठीक है, रोबस्ट कर लें या वो कर लें कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक। अगर ये जरा बड़ा वर्ड है सर, ज्यादा मजे का लगा। सर एक न्यूज़ आ रही थी कि अंडे शॉर्ट हो रही आप लोग पता नहीं तो खबरें कौन सी देखते हैं। इन्होंने कहा जी सर्दियां आ रही हैं, अंडे शॉर्ट हो रहे हैं। सर्दियों में मुर्गी छुट्टी ज्यादा करती है। कौन सा फैक्टर? चलें, पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि गलत लोगों के हाथ में गलत डिवाइस आ गई। वो वक्त जो आपका सारा सर्फ होना चाहिए था पढ़ाई करने में, चीजों को, आप लोग सोशल मीडिया पे इतने आउट हो गए कि वो भाई ऑडी की प्राइस पे परेशान है, ये भाई अंडों पे परेशान है। वो मैस पॉपुलेशन है ना, आप स्पेसिफिक की तरफ गए, ये दो अलग अलग स्ट्रेटेजीज है। हाँ तो बात सही हो गया ना, ऑडी कभी खाई है, अंडा तो डेली खाया है जी। तो एक चीज मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ, खुदा के लिए मत इतना सोशल मीडिया यूज किया करें। आप लोग सिर्फ उजाड़ रहे हैं अपने दिमाग, एक फोकस पे आप चल रहे होते हैं कि अचानक से ये भाई 3 दिन से परेशान है, अंडे की सप्लाई शॉर्ट हुई भी है, वो सोच रहे हैं ऑडी पे मुसीबत आ गई है करोड़, मतलब ये गैर जरूरी खबरें आपको चाहिए कब थी? इतना सा दिमाग है पहले ही, उसमें 90% सीए भरा हुआ है, ठीक है। अब वो 10% के अंदर आप सारी चीजें डाल रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सीए को धक्का दे रहा है। तो शायद आप पूरा दिन में ये नहीं सोचते होंगे कि मेरा चैप्टर नंबर 4 अच्छा तैयार हुआ है या नहीं हुआ, ये चैप्टर नंबर 5 जो है वो मैंने अच्छा तैयार किया या नहीं किया, ठीक है। लेकिन ये जरूर सोचते हैं कि जी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, श्रीलंका डिफॉल्ट हो गया, पाकिस्तान ना डिफॉल्ट हो जाए। मुझे एक बात बताइए,
एक काम करें, जरा सर्च कीजिएगा, श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ है, मर गए श्रीलंका, खत्म हो गया, लोग जाना बंद हो गए हैं, जीना बंद हो गए हैं, सब कुछ चल रहा है। मैं बल्कि पिछले दिनों तो मैं हैरान हो रहा था, मैचेस करा रहे थे, मैचेस में बकायदा एड्स चल रही थी, टूरिज्म आओ, श्रीलंका बड़ा हसीन मुल्क है फलाना, और स्टेडियम भी फुल थे। मतलब अगर एक मुल्क तबाह हो चुका हुआ है तो मतलब टिकटें कैसे खरीद रहे हैं वो? अगेन अगेन वही बात है कि डिफॉल्ट जो है वो एक सिचुएशन होती है, और वो सिचुएशन पाकिस्तान पे तो कब से चली आ रही है, जब हमारे पास पैसा कम है और दूसरों का पैसा ज्यादा है। तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान के पास इतना कुछ है बेचने को कि जो है वो हम पैसा लेते रहेंगे। जी मजीद आगे चलते हैं, कल इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। टाइम हो गया, उस टाइम में से आपकी गैर जरूरी बातें निकालते हैं और मजीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन्फ्लेशन समझ आई, अनएम्प्लॉयमेंट समझ आई। बस जाते जाते आखिरी बात आपसे पूछ लेता हूँ, एक घड़ी तो 2 मिनट ऊपर हुआ, 2.5। अच्छा जी, इंटरेस्ट रेट, हम पढ़ाई कहाँ कर रहे हैं, हम तो जनरल बातें कर रहे हैं। याद क्यों करने हैं? मैंने एक दफा भी नहीं कहा ये चैप्टर याद नहीं करने हैं, बस पढ़ना है। आप माशाल्लाह फेसबुक से आपने इतनी नॉलेज ली हुई ऑलरेडी, आप पेपर में लिखे अंडे ऑडी खेले, वो बंगला, वो श्रीलंका डिफॉल्ट हो गया, फलाना हो गया। अच्छा, ना बांग्लादेश उतना ऊपर जा रहा है जितना सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है, ना श्रीलंका उतना डूब गया जितना सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है। आपको अभी तक 4-5 साल में नहीं पता लगा कि आपको कितना बेवकूफ बना दिया जाता है सोशल मीडिया से। इलॉन मस्क को ट्विटर पे अकाउंट वेरिफिकेशन के पैसे रखने पड़ गए जब पाकिस्तानियों ने अपनी आबादी से ज्यादा तो फेक ट्वीट्स कर दी वहां पर। वो परेशान हो गए कि यार ये मतलब चल क्या रहा है। तो इसलिए ना ये बहुत फेक दुनिया है। आप लोग कम से कम हाजिर में जिए, जो पढ़ रही हैं वो करें, अपने फोकस में रहें, खबरें सुने जरूर, लेकिन हर खबर का प्रेशर दिमाग पे लेंगे ना तो फिर बात नहीं बनेगी। ये आपके वालिदैन ने टेंशन लेनी है कि इस वक्त मुल्क के साथ क्या हो रहा है, आपने टेंशन ये लेनी है कि क्या मैंने रीसेंट चैप्टर अपना तैयार किया या नहीं किया। ठीक है, तो इस वक्त अपने लेवल की टेंशन लें ताकि कल को बड़े लेवल की टेंशन उठा सके। आप बचपन में बड़ी टेंशन्स को लेके जो इस वक्त का काम है वो भी छोड़ देते हैं, तो पता लगेगा 2 साल बाद भी पेपर वहीं पे खड़े हुए होंगे, आप कहेंगे जी मुझे मुल्क की चिंता बड़ी है। तो भाई तो अब अपने आप को एलिवेट करो, आगे जाओ, ग्रो करो, अपने आप को सुधारो, मुल्क को सुधारो। उसके लिए आज पढ़ना पड़ेगा और सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट जो है इसका मतलब है फिर मिड टर्म की डिस्कशन कल नहीं होगी। मिड टर्म फ्राइडे को मोस्ट प्रोबेबली, फ्राइडे से पीछे नहीं होगा, आगे जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फ्राइडे को अगर बहुत ज्यादा क्लैशेस आए तो हम थोड़ा आगे पीछे करें। जी अब कम से कम मेरी सुनिए, टाइम आपको अगले 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह, या मतलब थर्सडे को क्लास से निकलने से पहले मैं इंशाल्लाह ताला आपको टाइम भी बता दूंगा। सिलेबस कितना होगा वो मैं बता चुका हूँ। थर्सडे तक हम जितना पढ़ेंगे फ्रॉम द डे स्टार्ट, हमने जितना पढ़ा वो सब आ रहा होगा। किताब में आपने 2 फैक्टर्स पढ़ के आने हैं। इन्फ्लेशन का एक पेज दिया हुआ, पेज नंबर 13, और अनएम्प्लॉयमेंट पे पेज 15 पे डिस्कशन है। ठीक है, आप लोगों ने अपने अगले 2 दिन का टारगेट बढ़ा लिया है, मैं उसके लिए बड़ा खुश हूँ कि आप लोग तकलीफ से गुजरेंगे अपने गलत फैसलों की वजह से। गुड।